नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब जागरपे के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें परिवहन नाम है, ठीक ना। परिधन वहन, परि का मतलब चारों ओर, वहन का मतलब होता है ढोना। चारों ओर ढोना या चारों ओर से फैला हुआ आपको जो है परिवहन, जहाँ से चारों ओर सामान जाए आए या चारों ओर मार्गों को जोड़े, वही आपको परिवहन के नाम से जानते हैं। आइए हम सब परिवहन तंत्र के अंतर्गत जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, आपको जो है कि अन्य संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। चूंकि परिवहन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला आपको स्थल परिवहन, दूसरा आपको जो है जल परिवहन, तीसरे में आपको जो है कि वायु परिवहन। तो जल परिवहन के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे, स्थल परिवहन के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे सड़कों को पढ़ेंगे, रेल मार्गों को पढ़ेंगे, ठीक ना। जबकि जल परिवहन के अंतर्गत आपको जो है अंतर्देशीय जल मार्गों को पढ़ेंगे और इसके अलावा बंदरगाहों का अध्ययन जिक्र करेंगे। फिर हम सब जो है मुख्य रूप से वायु परिवहन के विषय में देखेंगे कि इन सब चर्चाओं को हम सब शानदार तरीके से आज कवर करने वाले हैं। तो आइए हम सब परिवहन तंत्र के विषय में देखते हैं, जानते हैं, ठीक ना। तो रिसोर्सेज सिस्टम आइए आज हम सबको जिक्र करते हैं। ये देखिए हमारे अपने हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा दिया गया है और ये अपने हिंदी मात्र 999 रुपए में ये कोर्स हमारी संस्था के द्वारा लिखा गया है। ये आप घर बैठे इसे मंगा सकते हैं, इसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही साथ वीडियो के शानदार क्लास, इसके साथ ही आपको मिलते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक ना। जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट है, आप जरूर से करिए। एग्जाम मार्च में बाद या मार्च में आपको होना ही होना है, ठीक ना। तो अभी भी मौका है, अपने तैयारी को एक लगन के साथ, धैर्य के साथ समय दीजिए और सफलता को प्राप्त करिए। ये पेट का कम्बो, शानदार तरीके से पेट कम्बो को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेट को जरूर से देखिए, पढ़िए, समझिए और जानिए। तो ये आप पेट कम्बो को आप पढ़िए किताब को। पेट कम्बो में भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक ना। ये शानदार जीके जीएस की एक नाम है पेट कम्बो, लेकिन जीके जीएस की शानदार बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहीं पे आपको जो है कि पेट की बुक, ये शानदार तरीके से आरो के, ये हिंदी की बुक है बेटा, हिंदी की बुक आरो की, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। ये लेखपाल की 4 किताबें हैं, इसमें 4 किताबें, बारी बारी से इन सभी किताबों को आप खरीद सकते हैं। तो ये बातें हुई। चलिए हम सब बातें करेंगे आज सामान्य परिचय परिवहन तंत्र के विषय में। परिवहन उस विधि या व्यवस्था को कहते हैं जो व्यक्ति, वस्तु या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम को परिवहन के रूप में हम सब जानते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो या संदेश को, ठीक ना। परिवहन किसी भी देश के आर्थिक संपन्नता एवं विकास का मापदंड माना जाता है। यानी जिस देश के परिवहन तंत्र जितना अधिक आपको जो है कि शक्तिशाली होगा, वह देश उतना तरक्की किया होगा या वह राज्य उतना तरक्की किया होगा। यानी कह सकते हैं कि जिस राज्य में परिवहन तंत्र के समस्या से जूझ रहा हो, तो उस राष्ट्र का चतुर्दिक विकास होना संभव नहीं है। अब देखते होंगे कि इसके पूर्व भारत के आपको परिवहन तंत्र बहुत खराब था, लेकिन मोदी जी की सरकार में परिवहन तंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली हुआ और इसमें नितिन गडकरी जी को सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए। उन्होंने परिवहन तंत्र को भारत में एक अद्भुत और नया मोड़, और ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से यह योजना आपको प्रारंभ थी, चाहे वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, सागरमाला योजना हो, चाहे आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना हो। तो ये सभी योजनाएं आपको जो है कि सड़कों से संबंधित, परिवहन तंत्र से संबंधित थे। तो आइए हम सब यहाँ पे जिक्र करते हैं, देखते हैं आगे के विषय में। तो परिवहन तंत्र के साधनों का वर्गीकरण विद्वानों ने या आपको जो है कि भूगर्भवेताओं के द्वारा
तीन रूपों में किया गया। पहला आपको स्थल परिवहन के रूप में, दूसरा जल परिवहन के रूप में और तीसरा वायु परिवहन के रूप में। आपको स्थल परिवहन को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। वही अंतः स्थलीय परिवहन और सागरीय परिवहन। तो सागरीय परिवहन के अंतर्गत बंदरगाह को देखते हैं और अंतर परिवहन के अंतर्गत NH नेशनल आपको जो है कि NH 1, 2, 3 इन सबको देखते हैं। ठीक, तो ये नेशनल आपको जो है कि राष्ट्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन के रूप में आपको हाइड्रो पावर नेशनल हाइड्रो रोड्स के रूप में, या NH तो नेशनल हाईवे हो गया, ये आपको जो है कि अंतरदेशीय जल परिवहन के रूप में हम इसे देखेंगे। ठीक ना, तो ये बातें आप सब देखते रहिए, समझते रहिए, आगे हम बताते हैं। देखिए, ये सड़क परिवहन के अंतर्गत सारी बातें आपको जो है कि एकदम बुनियादी चीजें देने का प्रयास किया हूं कि जो आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं या जो परीक्षाओं से संबंधित हैं। ठीक ना, भारत में सड़क परिवहन आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा माना जाता है। यानी ये भारत ही नहीं, किसी भी देश के आर्थिक बुनियादी ढांचों में परिवहन के बिना संभावना नहीं है। यानी परिवहन जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास का बुनियादी ढांचा माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर आपको बड़ा नेटवर्क है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के रूप में हम सब जानते हैं। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्गों को हम सब देखेंगे, राज्य मार्गों को देखेंगे, फिर आपको जिला सड़कों को देखेंगे तथा ग्रामीण सड़कों को हम सब देखेंगे। सड़क परिवहन द्वारा लगभग 67% माल ढुलाई और 80% यात्रियों का यातागमन का संचालन किया जाता है, जो अन्य परिवहन साधनों के तुलना में सबसे अधिक है। यानी सड़क परिवहन का इस्तेमाल भारत में सबसे अधिक होता है। बनस्पति आपको जो है रेल परिवहन, जल परिवहन या आपको वायु परिवहन, इन सब के मुकाबले आपको सड़क परिवहन भारत के बुनियादी ढांचा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लगभग 67% भारत के माल की ढुलाई आपको सड़क परिवहन के जरिए होता है और 80% यात्रियों के आवागमन सड़क के जरिए किया जाता है। भारत में सड़कों की लंबाई का विवरण इस प्रकार है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कितना है, तो 1,36,000 आपको जो है 400 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं पे राजमार्ग की लंबाई जो है ये 1,67,818 किलोमीटर ये राजमार्ग की लंबाई है, जबकि अन्य मार्गों की लंबाई 49,02,539 किलोमीटर आपको है। ये रिपोर्ट कब की है, तो सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार आपको मैंने ये रिपोर्ट बताया है। ठीक ना, अब तो और ज्यादा बढ़ी होंगे, चूंकि भारत में ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे प्रतिदिन आपको 7 किलोमीटर नेशनल हाईवे का विकास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में हम सब चर्चा पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये देश के कुल सड़क परिवहन मार्गों की लंबाई का 2.03% है, लेकिन इसके द्वारा देश के संपूर्ण यातायात का 40% भाग जो है कवर किया जाता है। इसकी लंबाई तो 2.03% है, लेकिन ये आपको जो है कि कितना कवर करता है मालवाहन का या यातायात का, तो 40% हिस्सा ये कवर करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन का कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में आपको किया गया है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना
1995 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये बात भी आप याद करते चलिए, जानते चलिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है ये कहां है, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक लंबाई आपको मिलेगा। 17,930 किलोमीटर आपको महाराष्ट्र में है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में 11,830.88 किलोमीटर, राजस्थान में 10,350.12 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 8,940.54 किलोमीटर, गुजरात में 7,744 किलोमीटर, कर्नाटक में 7,412 किलोमीटर। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में या लंबाई में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र के बाद अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश आपको दूसरे स्थान पर है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आइए हम सब भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विषय में देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और उससे संबंधित आपको जो है स्थान को हम सब देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी नेशनल हाईवे संख्या 1, ये आपको जो है उरी और श्रीनगर से लेह तक ये आपको फैला हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर में ये आपको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। ये आपको कहां से, तो इसका पूर्ण नाम नेशनल हाईवे 1A एंड नेशनल हाईवे 1D के रूप में इसे जानते थे, और अब इसका नया नाम परिवर्तित करके नेशनल हाईवे 1 कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 2 जो है ये डिब्रूगढ़ से तुइंगपा यानी आपको असम से मिजोरम को जोड़ने का काम आपको नेशनल हाईवे नंबर 2 था। पहले नेशनल हाईवे नंबर 2 जो था ये आपको कौन था, तो वाराणसी से आपको जो है कन्याकुमारी तक, लेकिन अब बदल गया है। नेशनल हाईवे नंबर 3 ये आपको लेह से लेकर अटारी तक यानी आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को जोड़ने का काम जो है ये कौन करता है, तो नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है ये जोड़ने का काम करता है। वहीं पे नेशनल हाईवे नंबर 16 GQ ग्रैंड ट्रंक रोड ये कोलकाता से चेन्नई तक जाता है, और पूर्व में इसे नेशनल हाईवे नंबर 5 के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में नेशनल हाईवे नंबर 16 हो गया है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे नंबर 19 ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, और ये पूर्व में नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब बताइएगा, अब कोई पूछेगा तो नेशनल हाईवे नंबर 19 ग्रैंड ट्रंक रोड आप कह सकते हैं, GQ के नाम से इसे जानते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 44 ये आपको जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व में इसे हम क्या कहते थे, तो पूर्व में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के नाम से जानते थे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ठीक ना। और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये याद रखिएगा, सबसे लंबा, ठीक ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको कौन सा है, तो यही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 ये आपको पनवेल यानी पनवेल कहां है, मुंबई, नवी मुंबई से आपको कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता था। पूर्व में यह आपको जो है नेशनल हाईवे नंबर 17 और नेशनल हाईवे नंबर 47 के रूप में इसे हम सब जानते थे। वहीं पे नेशनल हाईवे नंबर आपको जो है 966B यह वेलिंगटन से कोच्चि को जोड़ता है, जो पूर्व में नेशनल हाईवे नंबर 2 का पुराना नाम के रूप में इसे हम सब जानते थे, ठीक ना। तो ये आपको इसका पुराना नाम जो है ये 2 नहीं बेटा, ये हटा दो, सबसे छोटा था पुराना, इसे नेशनल हाईवे नंबर 47 कहते थे। अब ये 966B के रूप में जाना जाता है, जो देश का आपको सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसे हम सब जानते हैं, नेशनल हाईवे ये आपको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर आपको रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था, और ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बॉर्डर
रोड ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना की गई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य बॉर्डर के चारों ओर सड़कों का निर्माण करना आपको है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत कुल 7 चरण आपको आते हैं। ठीक ना, ये बातें हुई। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सभी आकर ये चारों ओर से आकर कहां मिलते हैं, तो झांसी में एक दूसरे के पास आकर मिलते हैं। झांसी उत्तर प्रदेश में, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों का गलियारा कहां है, तो ये झांसी जो है ये इनका केंद्र बिंदु है। तो ये याद रखिए। हरित राजमार्ग नीति 2015 का शुभारंभ 29 सितंबर 2015 ईस्वी को किया गया और ये आपको श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन श्री मोदी जी द्वारा आपको जो है कि हरित राजमार्ग नीति का आपको घोषणा किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2017 से 18 में, ये 2000 कर लो, 2017-18 में भारतमाला परियोजना चलाई जा रही है। ठीक ना, भारतमाला परियोजना आपको चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाले दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली से सेतु भारतम योजना का शुभ आरंभ किया। यानी आप कह सकते हैं जहां पे आपको जो है कि कृत्रिम वो क्रॉसिंग था, उस क्रॉसिंग को अब धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। उसके ऊपर या तो ऊपर से फ्लाई कर दिया गया है या अंडरग्राउंड आपको रास्ते दे दिए गए हैं। तो ये सारे काम किस परियोजना के तहत है, तो सेतु भारतम योजना के तहत आपको जो है कि ये काम किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, मैं बात वही लिख कर लाया हूं या जो भी चीजें हैं जो आपकी परीक्षाओं में हूबहू पूछे जाते हैं या आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत अधिक है। नेक्स्ट देखिए, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आपको जो है कि नेटवर्क के रूप में जाना जाता है रेल नेटवर्क के मामले में। ठीक ना, अभी भारत सड़क योजना यानी प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। 25 दिसंबर को यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक ना, अटल बिहारी आपको जो है बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ये योजना आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपको इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये बात आप याद रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। चूंकि 25 दिसंबर को आपको उनका जन्मदिन भी होता है ना अटल जी का। भारत में अब यहां से आप याद कर सकते हो, वहां से रेल परिवहन पीछे की ही लाइन थी, लेकिन आप यहां से हेडिंग बना सकते हो रेल परिवहन। अब देखो, भारत में वर्ष 1953 से रेल परिवहन की शुरुआत की गई और पहली रेल आपको जो है कब चली, तो पहली रेल मुंबई से थाने के बीच आपको जो है कि थाने के बीच 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1953, ठीक ना, ये मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1953 को पहली रेल चलाई गई। ये बात आप याद रखो। इसके बाद 1954 में कोलकाता से हुगली के बीच चली और 1956 में मद्रास से अरकाट के बीच आपको रेल को जोड़ा गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको जो है रेल परिवहन की शुरुआत हुई। और ये रेल परिवहन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड आपको जो है डलहौजी के समय में, आपको डलहौजी के समय में पहली रेल की शुरुआत की गई थी। ठीक ना, भारत में पहली रेल आपको लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहां पीपी मॉडल का होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक ना, ये
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आपको जो है रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के कंपनियों के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। रेल गेज, जिसकी रेलवे लाइन की दोनों समानांतर पटरियों के बीच आपको भीतरी दूरी के माप को कहा जाता है रेल गेज। ये दो पटरी है ना, तो ये दो पटरी और बीच का, ये दोनों के बीच का ये रेल गेज है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? रेल गेज के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः भारत में रेल गेज 3 प्रकार के हैं। आपको जो है 3 वर्गों में, पहला नैरो गेज, दूसरा आपको मानक गेज और तीसरा ब्रॉड गेज, ठीक। ये 3 रेलवे का गेज आपको है। चलिए, प्रमुख आपको जो है रेल मार्ग के राजमार्ग के विषय में, ये कहां से कहां तक लगा दिए भाई, ये जल मार्ग, ठीक, वो रेल मार्ग था। अब यहां से हम लोग राष्ट्रीय जल मार्ग के विषय में हम सब देखेंगे, समझेंगे। आइए राष्ट्रीय जल मार्ग के विषय में देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों के संख्या, अभी आपको यहां पे ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छूट गया है बच्चा से। देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के स्थापना जो है 1985 ईस्वी में आपको जो है राजीव गांधी सरकार के समय में शुरू किया जाता है। वैसे भारत में मुख्य रूप से कुल 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के संख्या है। कितने? कुल 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या आपको मुख्य रूप से है। वैसे तो अब तो 200 से अधिक आपको जो है कि जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए हैं, लेकिन मुख्य आपको 5 है। उन्हीं 5 के विषय में हम सब चर्चा पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटर आपको मार्ग जो है ये आपको 1, ये कब? तो इसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई और ये आपको गंगा भागीरथी से हुगली के बीच यह जोड़ने का काम करती है, यानी गंगा और हुगली को जोड़ने का काम ये करती है। ये कहां से कहां तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया, ये आपको हल्दिया कहां है? पश्चिम बंगाल में है हल्दिया, और प्रयागराज अपना यूपी में है। यूपी में अभी कुंभ खूब चल रहा है, तो प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ने का काम किया जाता है। इसके अंतर्गत कितने राज्यों को कवर करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसकी कुल लंबाई बेटा ये आपको जो है 1620 किलोमीटर ये लंबा है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा आपको राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक ना, राष्ट्रीय जल मार्ग यही है। ये बात भी आप याद रखिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें जो है ये है कि इसकी शुरुआत जो है ये कब की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ये इसकी शुरुआत 1988 ईस्वी में की गई और ये ब्रह्मपुत्र नदी में आपको स्थित है और ये सादिया को धुबरी से आपको जोड़ने का काम करता है। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, इसकी शुरुआत 1993 ईस्वी में की गई और ये पश्चिमी नहर तट, उद्योग मंडल नहर, चंपाकारा नहर और कोट्टापुरम नहर, यानी ये केरल में आपको स्थित है। ये कुल केरल में है। इसकी कुल लंबाई आपको जो है 375 किलोमीटर आपको मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई पश्चिमी तट से उद्योग मंडल के बीच की लंबाई आपको कितना है? तो ये 205 किलोमीटर और आपको 170 किलोमीटर जो है चंपाकारा से कोट्टापुरम तक इसकी लंबाई है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, ये आपको काकीनाडा से पुदुचेरी तक आपको जो है नहर मार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है। इसकी कुल लंबाई 2960 किलोमीटर है। चूंकि वर्तमान में आपको ये कई राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने का काम करता है, तो इसमें आपको जो है कृष्णा से आपको कृष्णा नदी पर है, दूसरा आपको जो है गोदावरी पर है, तीसरा आपको जो है कि भद्राचलम पर है, ठीक ना। तो ये नासिक, तो ये सभी ये कई जगहों से मोड़ने का राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या 4 जो है इसकी कुल लंबाई है। वही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, ये पूर्वी तटीय नहर एवं मताई नदी, ब्राह्मणी नदी, आपको सरखुआ धमरे आपको नदी तंत्र को जोड़ने का काम करते हैं। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आपको स्थित है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, हम सबने 5 राष्ट्रीय जलमार्गों के विषय में देखा। अब हम लोग बातें करेंगे आपको जो है कि पूर्व से पश्चिम की ओर या भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बीच। जैसा कि आप सबको पता है, भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कितने? 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। और भारत में आपको जो है बंदरगाहों की संख्या तो वैसे 200 से अधिक है, लेकिन 12 मुख्य रूप से बंदरगाह आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। ये 12 बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कांडला, मुंबई, नन्हवा सेवा, मार्मुगोवा, आपको जो है गांव और न्यू मंगला, आपको कोच्चि, तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, हल्दिया, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मुख्य रूप से इसी में हल्दिया बढ़ गया है एक, ठीक ना। कोलकाता बंदरगाह को है हल्दिया के नाम से भी जानते हैं, तो आप जो है उसे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है एक बड़ा है पाराद्वीप है, तो कांडला, मार्मुगोवा, ठीक ना। ये मार्मुगोवा जो है ये आपको गोवा में है, ठीक ना। ये मार्मुगोवा गोवा में है। तो देखिए कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? ये गुजरात में है, गुजरात में। और ये एक ज्वारीय बंदरगाह के रूप में है। ये नन्हवा सेवा और ये दोनों जो है ये महाराष्ट्र में है। प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा आपको बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ये आपको गोवा में है। ये आपको कर्नाटक में है, न्यू मंगलुरु कर्नाटक राज्य का बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चि जो है ये केरल में है, ठीक ना। तूतीकोरिन, एन्नोर और आपको जो है ये तीनों तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु, ये याद रखिएगा। ये आपको सबसे एक तरह से सबसे पूर्वी बंदरगाह तूतीकोरिन को ही कहते हैं। और ये देखिए जो है कि विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। आपको जो है कि पाराद्वीप उड़ीसा में है, उड़ीसा। हल्दिया और कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपको जो है ये बंदरगाह आपको जाने जाते हैं। तो कुल आइए हम सभी बंदरगाहों के विषय में बारी बारी से आपको देखते हैं। और ये सभी जो अंकित है समुद्र तटीय राज्य है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी समुद्र तटीय राज्य हैं जहां पे संभावना आपको बनती है। आइए बंबई बंदरगाह के विषय में पहला देखेंगे। बंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह या पोताश्रय है, व्यापक पृष्ठ प्रदेश जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। यह बंदरगाहों के कुल यातायात का 5वां भाग आपको संभालता है। इसमें अधिकांशतः पेट्रोलियम उत्पाद एवं शुष्क नौभार कार्गो शामिल है, ठीक ना। तो ये याद रखिए। अब देखो बंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहवा सेवा बंदरगाह के रूप में भी हम सब जानते हैं, ये आपको भारत का पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड आपको जो है पूर्णतः कंप्यूटरकृत बंदरगाह के रूप में आप इसे हम सब जानते हैं, ठीक ना। ये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह है। यहाँ भारी मात्रा में आने जाने वाले नौ भार को ध्यान में रखकर
यांत्रिक कंटेनर बर्थ एवं सर्विस बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से आपको जो है कि नहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण करवाया गया है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? तो कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक ना। कृत्रिम बंदरगाह के रूप में आपको इसे हम सब जानेंगे, देखेंगे। चलिए अगले पॉइंट को हम सब देखें। कांडला बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है, ठीक ना। पंडित दीनदयाल पोर्ट या पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। एक कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। गुजरात के अलावा इसमें आपको जो है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो प्रोडक्ट हैं इन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम किया जाता है। महत्वपूर्ण यातायात की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें आपको खाद्य तेलों का, पेट्रोलियम उत्पादों का, खाद्यान्नों का, नमक, कपड़ा, कच्चा तेल आदि यहां से आयात और निर्यात किया जाता है। यह आपको जो है विश्व व्यापार मुक्त, यह व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और यह एशिया का पहला व्यापार मुक्त क्षेत्र वाला बंदरगाह है। एशिया का प्रथम व्यापार मुक्त, ठीक ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र ये माना जाता है, ठीक। तो ये बात भी आप याद किए रहिए। मार्मुगोवा, ये आपको गोवा में है। मार्मुगाओ गोवा में अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर यह बंदरगाह आपको स्थित है। यह ज्वार नदमुख पर स्थित बंदरगाह माना जाता है। ज्वार नदमुख को एस्चुरी के नाम से हम सब जानते हैं। यहां से मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यहां से मैग्नीज, सीमेंट, अवशिष्ट पदार्थ, उर्वरक और कांच भी सामान्यतः आयात किया जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखिए। न्यू मंगलुरु, ये आपको न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है, ठीक ना, कर्नाटक राज्य में है। और यह बंदरगाह मुंबई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 जो पूर्व में NH17 के नाम से जाना जाता है को रेल मार्ग से जोड़ने का काम आपको इसी बंदरगाह के जरिए किया जाता है। यह कर्नाटक के कोलार खान से में प्राप्त और आपको जो है कुद्रेमुख से प्राप्त जो है लोहे को ये सप्लाई करता है मुख्य रूप से। तो लौह अयस्कों में कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है का निर्यात आपको किया जाता है और जापान ओपान जो मुख्य रूप से जाता है यहीं से आपको जो है निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और सीसा, ठीक ना, सीसा आदि का आयात भी यहां से किया जाता है। नेक्स्ट, कोच्चि बंदरगाह। ये आपको कोच्चि बंदरगाह कहां है? तो केरल में है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में इसे जानते हैं। यहां से आपको उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, सामान्य नौभार का परिवहन किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है, ठीक ना। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। स्वेज कोलंबो मार्ग नजदीक होने के कारण आपको इस बंदरगाह का सामरिक और व्यापारिक महत्व बढ़ गया है। नेक्स्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह। ये आपको जो है सब आपको गहरा और कृत्रिम पोताश्रय है, ठीक ना। ये गहरा और कृत्रिम रूप से आपको बनाया गया है। इससे आपको जो है कि इस जगह से रेल और सड़क मार्ग जुड़ा हुआ है। यहां से मुख्य रूप से आपको कोयला, नमक, खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है, ठीक ना। तो ये सभी वस्तुएं आपको यहां से आयात निर्यात की जाती है। वही एन्नोर बंदरगाह, ये भी आपको ये दोनों ये तमिलनाडु में है। कहां पे? तमिलनाडु में आपको स्थित है। ये भी आपको तमिलनाडु में। अब कौन कौन सी? तो ये आपको निगमित पतन है जो चेन्नई से लगभग 20 किलोमीटर आपको उत्तर में स्थित है। ये आपको एक प्राकृतिक पोताश्रय है और यहाँ पे तापीय कोयला, रसायनों और तरलीकृत गैस, पेट्रोलियम उत्पादों का
आपको संचालन किया जाता है। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है। ये महत्वपूर्ण लाइन आप कवर कर लीजिएगा, एशियाई विकास बैंक से निर्मित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसे डॉल्फिन नोज के नाम से भी जानते हैं और ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। ठीक ना, भारत का सबसे सुरक्षित यानी प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये आंध्र प्रदेश में आपको है। इसे इसकी आकृति डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन के नोज की आकृति होने के कारण ये जहाजें जो है आके उसी डॉल्फिन नोज में फंस जाती है। तूफाने उफाने और आपको जो है सुनामी उनामी आए तो इस पे क्षति होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक ना, चलिए ये लॉकलैंड है। ठीक ना, ये लॉकलैंड है, सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यदि कोई है तो वह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इसे डॉल्फिन नोज बंदरगाह भी कहते हैं। ये लौह अयस्क के निर्यात हेतु एक बाहरी पोताश्रय का विकास किया गया है। साथ ही कच्चे तेल के पदार्थ के लिए भी एक बर्थ यहां स्थापित है। इसकी सुविस्तृत पृष्ठ क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जितने आपको पदार्थों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है ये आपको यहीं से है। पारादीप ये उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में। यह पारादीप एक गहरा और लैगून सदृश बंदरगाह है। यहां से मुख्य रूप से लौह अयस्क, कपास, मैग्नीज, लोहा इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील और पेट्रोलियम उत्पाद आदि का भी आपको जो है आयात निर्यात किया जाता है। ठीक, तो ये बातें भी आप याद रखो। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, इसका वर्तमान नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको बंदरगाह कर दिया गया है। वर्तमान नाम, ठीक ना, ये आप याद रख लेना, वर्तमान नाम, ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का वर्तमान नाम। ये हुगली नदी पर स्थित है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह के रूप में है। कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह के रूप में इसे हम सब जानते हैं। इसके अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य से आपको और उत्तर प्रदेश से सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। यहां से स्थित अस्थि एवं अस्थि चूर्ण से बनी प्रकार की वस्तुएं यानी जो यूरिया आपको डीएपी खाद जो मंगाते हैं ये सब, ठीक ना, आपको जूट, अब्रक, इस्पात, औद्योगिक उत्पादों का व्यापार होता है। सनद रहे कि यानी ज्ञात रहे कि कोलकाता पोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन का आपको विकास किया गया है। कांडला हार्बर, डायमंड हार्बर आदि भारत के ज्वारीय बंदरगाह है। ये आपको डायमंड हार्बर का मतलब कोलकाता बंदरगाह के को हम लोग कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट पुनर्चक्रण यार्ड अलंग में स्थित है। ठीक ना, अलंग में स्थित है। दाहेद जो गुजरात बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। 15 अगस्त 2003 ईस्वी को सागर माला परियोजना के आपको जो है घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। आइए हम सब बातें करेंगे वायु परिवहन के विषय में। भारत में वायु परिवहन का आरंभ जो है वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला, जिसे हम इलाहाबाद के रूप में जानते थे, उसमें प्रयागराज के नैनी से, ठीक ना, नैनी से आपको जो है प्रयागराज और नैनी के बीच में डाक सेवा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक ना, इसके बाद भारतीय वायु परिवहन का निरंतर विकास होता गया। 1953 ईस्वी में वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आइए, भारतीय विमानन प्राधिकरण देश में जमीन एवं वायु क्षेत्र में नागर विमानन अवसंरचना के सृजन, उन्नयन और अनुनयन तथा प्रबंधन का कार्य करता है। यानी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की बातें हम लोग करते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को
किया गया था। वर्तमान में आपको जो है भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के द्वारा 137 हवाई अड्डों का प्रबंध किया जाता है, जिसमें 24 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे हैं, 103 घरेलू हवाई अड्डे आपको शामिल हैं। भारत का विमानन बाजार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है और सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला घरेलू विमानन बाजार के रूप में हम सब जान रहे हैं। तो ये सामान्य अध्ययन नितिन सर का नया बैच आपको जल्द ही शुरू हो गया है। तो नए बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको इसे पढ़ाया गया है। 130 वीडियो लेक्चर है, 3000 से अधिक क्विज प्रैक्टिस सेट है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। तो आप हिंदी के बादशाह के साथ जुड़िए और हिंदी अपनी मजबूत पकड़ बनाइए हिंदी पर। भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम हमको देखना है, ठीक ना। आपको इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पालम कहां है तो नई दिल्ली में है। आपको दूसरा बीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर है, ये आप याद करते चलो। तीसरा महत्वपूर्ण रूप से तीसरा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में है, मुंबई यानी मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक ना, ये आप याद रखो। चौथा राजीव गांधी राष्ट्रीय आपको हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना, ये सब याद करते चलना। ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक ना, निकोबार में आपको जो है ये आपको जो है नई दिल्ली में है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। सब राज्य का नाम लिख लो। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, जिसे पूर्व में दमदम नाम से जानते थे, दमदम हवाई अड्डा, ये कहां है तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में आपको है। गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, ये असम में है, ठीक ना, असम में आपको जो है। नेक्स्ट मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा चेन्नई मद्रास में है, ठीक ना, ये तमिलनाडु कर लो, तमिलनाडु, ठीक। आपको दाबोलियम हवाई अड्डा गोवा में है, ये है। नेदी बारेची हवाई अड्डा ये केरल में है। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, ये आपको जो है अहमदाबाद बोले तो गुजरात में है, ठीक ना। और ये बेंगलुरु कर्नाटक में आपको जो है, कर्नाटक, ये आपको जो है कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना बिहार में है, ठीक ना। ये सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुख्य रूप से हम सबने कवर किया और देखा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में आपको स्थित है। बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कर्नाटक में, कर्नाटक। कोच्चि ये आपको जो है केरल में है। कोझिकोड ये भी आपको केरल में है, ठीक ना। आपको अमृतसर ये पंजाब में। सभी भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के विषय में ये यूपी में है और ये भी यूपी में है। तो इन हवाई अड्डों के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बाबतपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता था। गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में स्थित है। बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको केरल में है। बागडोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय अड्डा इंदौर में है। वहीं विशाखापट्टनम अंतरराष्ट्रीय अड्डा विशाखापट्टनम में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में आपको है। तो नागर विमानन मंत्रालय ने अक्टूबर 2016 में बहुप्रक्षिप्त आपको जो प्रतिक्षित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान की घोषणा की। ये उड़ान योजना, ठीक ना, उड़े देश का आम नागरिक। इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन था उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, आम नागरिक।
ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो इस योजना की शुरुआत की गई 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने आपको जो है इस योजना के तहत शिमला दिल्ली रूट पर पहले उड़ान योजना को हरी झंडी दिखाई थी। तो इस तरीके से आप सबने आपको जो है महत्वपूर्ण बातों को आइए हम सब कवर करते हैं, देखते हैं, ठीक। विश्व की सर्वाधिक लंबे वाले सबसे ऊंची सुरंग कौन सा है? अटल सुरंग है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल के नाम से जानते हैं, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। ये आपको लोहित नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पश्चिमी तटीय आपको राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 66 जो है, पूर्व में NH आपको जो है 17 के नाम से जानते थे। भारत का सबसे पूर्वी तटीय राजमार्ग कौन सा है? NH 16 है, जो पूर्व में NH 5 के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोरखपुर है, ठीक ना। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी मार्ग आपको सबसे लंबा है। ये सबसे लंबा विवेक एक्सप्रेस इसी पे चलती है, ठीक ना। भारत का सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान ट्रेन है, अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या इसे ही नहवा सेवा अगर मिल जाए तो भी आप यही लगाइएगा, ठीक ना। ये आपको सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है। भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली सड़क के रूप में जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है, ठीक ना, लेह है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो लगभग 11.215 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग आंध्र प्रदेश के चेरुलोपल्ली और रायपुर स्टेशन के मध्य आपको स्थित है। इसकी कुल लंबाई 6.6 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे में स्थित है। तो इस तरीके से आप सब शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला से आप सब देखें और आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इन चीजों को जरूर से आप सब रिवीजन करिए, देखते रहिए, आगे आप सब जुड़े रहिए। तो धन्यवाद। आज की श्रृंखला में इतना ही, क्योंकि नॉन स्टॉप बोलना होता है, बोलने में आपको समय लगता है, ठीक। तो चलिए, जबरदस्त तरीके से आप सबने साथ दिया। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।